गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में अपना विषय रहेगा व्याकरण का पहला पाठ वाक्य भेद रचना के आधार पर। आप इस पाठ को 2 या 3 बार बेटा रिवाइज कर चुके हैं। एक बार फर्स्ट टर्म में, दूसरी बार अब सेकंड टर्म में आपने किया है और अब आप तीसरी बार इसको रिवाइज करेंगे अपने फाइनल टर्म के लिए। तो जो फाइनल टर्म में आपके इस पार्ट से जो प्रश्न आएंगे वो एमसीक्यू की फॉर्म में ही आएंगे, यानी कि एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको उसमें से एक चूज करके लिखना है। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जब आप इसका उत्तर लिखें तो आपको नंबरिंग नहीं करनी कि नंबर 1 ठीक है, नंबर 2 ठीक है, नहीं। आपको जो उत्तर होगा वो आपको पूरा लिखना है नंबर के साथ, ताकि कहीं भी आपका एक भी अंक कटने की गुंजाइश ना हो। तो आज अपनी जो बातचीत का विषय है वो है वाक्य भेद। जैसे आपका मैथ होता है, मैथ में क्या होता है कि आपको कोई भी सम करने से पहले काउंटिंग आनी चाहिए और टेबल्स आनी चाहिए। तो उसी तरह से हिंदी में क्या होता है, आप जब अपना व्याकरण का कोई भी पाठ करते हैं तो उसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो जो अपना वाक्य भेद है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें वह वर्ण कहलाती है। फिर वर्ण के बाद आपका आ जाता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर आपका आ जाता है पद। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। और अब बारी आती है आपकी वाक्य की कि वाक्य किसे कहते हैं। अलग अलग पुस्तक में आपको अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो सबसे आपकी इजी होती है, जो आपको समझनी है, जो सरल है, वह है पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो वाक्य कहलाता है। और किसी एक दूसरे अन्य पुस्तक में आप ये भी पढ़ सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन बाजार जाता है, ये मैंने एक वाक्य बोल दिया आपको, तो ये क्या है? सार्थक शब्दों का समूह है। इसको मैं बोलती हूँ जाता बाजार मोहन है, तो शब्द तो इसमें भी है ना, लेकिन क्या है वो सार्थक यानी कि क्रम से नहीं है वो, तो उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। शब्द तो वो है, शब्दों का समूह तो वो है, लेकिन वो सार्थक शब्दों का समूह नहीं है। उनको क्रमानुसार लिखना अति आवश्यक होता है। उसके बाद आपका आता है वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। छोटी कक्षा में आप ये सभी पढ़ चुके हैं बेटा। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे रमा खाना पकाती है, तो रमा इसमें क्या है? उद्देश्य है। और खाना पकाती है वो क्या है? विधेय है। तो विधेय किसे कहेंगे? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या है? आपका उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ता है वो आपका क्या है? विधेय है। वैसे तो वाक्य के कई तरीके से कई भेद होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसको मिश्र और मिश्रित दोनों कह सकते हैं। तो जो आपका सबसे पहला वाला वाक्य है वो है सरल। सरल का मतलब ही अपने आप में स्पष्ट है कि सीधा। तो सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया, क्रिया विशेषण में से या तो कुछ घटक होते हैं या सारे घटक होते हैं। और एक मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूँ दूसरे शब्दों में कि इसमें एक ही तो कर्ता होता है आपका, यानी कि सब्जेक्ट होता है, और उसकी एक ही क्रिया होती है। ठीक है। उसके बाद बेटा एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने अभी कहा ना कि कर्ता, कर्म, क्रिया ये होने चाहिए, तो मैंने आपको वाक्य दिया, मोहन
पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, दो ही चीजें हैं, मोहन कर्ता है और पढ़ रहा है क्रिया है। तो इसमें तो दो ही चीजें आई। अगर मैं बोलूं मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, एक कर्ता आ जाएगा, एक क्रिया आ जाएगी, और जो तीसरी बात अब मैंने इसमें ऐड की है, जोड़ी है, तो वो आ जाएगी आपका कर्म। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अब इसमें तीन चीजें आ गई हैं। अब आपका आता है दूसरा वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हुए होते हैं, किसी योजक पद से जुड़े हुए होते हैं, समुच्चय बोधक से। आप कह सकते हो कि समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं, अंग्रेजी में आप इसे कंजक्शन कहते हैं। अब जो इसके दो उपवाक्य होते हैं वे दोनों स्वतंत्र होते हैं, और वे क्या होता है बेटा, अपने पूर्ण अर्थ का बोध भी कराते हैं, यानी कि उन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ निकलता है। कई बार इसमें से भी, परिभाषा में से भी प्रश्न आ जाता है कि जो समान स्तर वाले उपवाक्य वाले वाक्य होते हैं वे कौन से होते हैं, तो आप एकदम सीधे से लिख सकते हो संयुक्त वाक्य। उसके बाद आपका आ जाता है तीसरा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है, मिश्रित यानी कि मिक्सचर आपका एक तरह से, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों जो किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हों, लेकिन इन वाक्यों में भी क्या हो, एक तो प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका मिश्रित या मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक तो जो उपवाक्य होगा वो गौण होगा, छोटा होगा, आश्रित होगा, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, मुख्य होता है, प्रमुख होता है। तो जो आपका मिश्र वाक्य है उसमें एक प्रमुख उपवाक्य होता है और दूसरा गौण या आश्रित उपवाक्य होता है। प्रमुख तो मेन हो गया, और जो उस पर डिपेंड करता है उसको हम गौण या आश्रित वाक्य बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप कैसे पहचान करेंगे प्रधान वाक्य और गौण वाक्य की, जो ये उपवाक्य की पहचान आप कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं एक सेंटेंस आपको समझाती हूँ। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, ये क्या है, आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें मैंने यदि लगा दिया। और फिर मैं एक सिंपल वाक्य बोलती हूँ, सरल वाक्य, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। ठीक है, मैंने दो वाक्य आपको बोले हैं। अब परिश्रम करता, पहले वाक्य में बोला मैंने कि यदि मैं परिश्रम करता, तो क्रिया में क्या है, सरल वाक्य में बदलने पर वो बदल गई है, क्या बन गई, परिश्रम करने पर। ठीक है, लेकिन जो सफल हो जाता है वो कहीं भी चेंज नहीं हुआ उसका, वो कहीं पर भी नहीं बदलता है। तो यही मुख्य, जो प्रमुख उपवाक्य होता है, मुख्य होता है बेटा, उसकी पहचान है, और जो आश्रित होता है वो कैसा होता है, ये उसकी पहचान मैंने एक वाक्य के माध्यम से आपको बता दी है। अब बेटा क्या है, इसमें जो मैंने एक सिंपल पहचान आपको एक और बताना चाहूँगी आपके इसके विषय को सरल बनाने के लिए। जो सरल वाक्य होता है वो छोटा सा होता है, उसमें एक क्रिया होती है आपकी, ठीक है, और एक कर्ता होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है बेटा, कुछ योजक पद होते हैं, कौन कौन से, किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा, और इसमें मैं एक आदि शब्द लगाना चाहूंगी कि कुछ दो चार जो रह गए वो आप एक बार देख लेना। उसके बाद बेटा मिश्रित वाक्य में जो आपके होते हैं ना, ये योजक कौन कौन से होते हैं, जो, सो, जब, तब, जब तक, ठीक है, तथापि, यद्यपि, यहाँ वहाँ, ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही। तो ये कुछ बेटा इनके योजक होते हैं। तो जिस वाक्य में सरल वाक्य की आपको पहचान है, संयुक्त वाक्य में क्या होगा बेटा, दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे जो योजक से जुड़े हुए होंगे, और ये योजक मैंने आपको सारे बता दिए हैं। फिर मिश्रित वाक्य, जो मिश्र वाक्य है, उसमें हमने दो बातों के बारे में बात की थी कि प्रमुख उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो अब बारी आती है आपकी आश्रित उपवाक्य के भेदों की। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं,
संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। कई बार पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में कौन सा संज्ञा उपवाक्य है, या कोई शब्द लिखा हुआ होगा तो ये कौन सा है, तो आपको उसमें करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। प्रयुक्त प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और बेटा आमतौर पर देखना, मैं हर एक वाक्य में तो नहीं कह सकती, आमतौर पर आप देखेंगे कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य में जो होता है उससे पहले क्या होता है, की का प्रयोग होता है। जो कै को छोटी ई की मात्रा लगती है ना, की, यह एक योजक है, इसका प्रयोग आपको आमतौर पर मिलेगा। तो आप थोड़ा सा एक सरलता से इसकी पहचान कर सकते हैं। फिर आपका आता है दूसरा आश्रित उपवाक्य, वह है विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें ऑलमोस्ट जो आपका सेंटेंस, आपका जो वाक्य शुरू होता है उसकी स्टार्टिंग में, उसके प्रारंभ में आपको सर्वनाम मिलेगा। मैंने कहा इसमें भी अपवाद होते हैं, ये मत सोचना कि हर वाक्य वैसा ही है। जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ, वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। अब इसमें वह क्या है, सर्वनाम है, तो ये आपका बन जाएगा विशेषण उपवाक्य। आपका जो तीसरा भेद और अंतिम भेद है वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले या विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो ये हो, इसमें क्या होगा, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। और ये ऑलमोस्ट पर क्या होता है, जो सो इससे शुरू होते हैं। ऑलमोस्ट मैंने बोला है, हमेशा नहीं बोला है। जैसे समास में भी पहचान होती है ना, आपकी बता देते हैं कि द्वंद्व समास के बीच में हाइफन होगा, डैश होगा, लेकिन कई बार क्या होता है किसी और में भी मिल जाता है, तो उसमें ये परमानेंट नहीं होता कि ऐसा ही होता है, तो आपको ये समझना होगा। फिर आपका है वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण 3 तरीके से किया जाता है, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और वाच्य की दृष्टि से। तो अपने सिलेबस में आता है रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य परिवर्तन, वाक्य रचनांतरण। तो ये 3 आपके क्या होता है, चेंज करना। किसमें से कैसे कैसे चेंज होता है, सरल से संयुक्त और मिश्र में, संयुक्त से सरल और मिश्र में, और मिश्र उससे, बेटा अगर मिश्रित वाक्य है तो उसको हम सरल और संयुक्त में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है वाक्य रूपांतरण। तो आज मैंने आपको वाक्य की दोहराई करवाई है, इसके लिए मैं आपको नोट्स भेज चुकी हूँ और एक असाइनमेंट भी मैं आपको भेज चुकी हूँ। एक असाइनमेंट मैं आपको जो आज सेंड करने वाली हूँ, आप उसको अपनी नोटबुक में कर लेंगे, और कल जब आपकी जूम क्लास होगी ना बेटा, तो आप उसमें उसको लेकर आएंगे, ताकि मैं फटाफट आपका उसमें कोई भी डाउट हो वो ले सकूँ और आपको फटाफट रिवाइज कर सकूँ।